हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम क्लास 6 की जिज्ञासा में से लेसन नंबर 6 जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री, इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जो ये प्रश्न है इनके उत्तर अगर यदि ये हैं तो क्यों हैं और इनमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारे आसपास की सामग्री यानी कि हमारे आसपास जो भी सामान है हमारे घर में आस पड़ोस में, तो उनसे संबंधित यह हमारा चैप्टर है और इसमें हम आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, अपने रसोई घर में जाइए और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में लिखिए। तो देखिए रसोई घर में आपकी मम्मी आपकी बहन सामान को अलग अलग तरह से संजो कर रखती होगी। कप प्लेट अलग रखते होंगी, थालियां अलग से, ग्लास एक तरफ रखेंगे और सबके जो रैक या काउंटर है वो भी अलग अलग होंगे। तो उसी तरह घर में जो बुक्स है उनकी एक अलग से अलमीरा होगी। तो कैसे अलग अलग सामान को रखते हैं और क्या आप इसके लिए कोई और सुझाव दे सकते हैं, हमारा प्रश्न ये है। तो रसोई घर में विभिन्न खाद्य सामग्रियों को उनके प्रकार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि मसाले, अनाज, दाल, तेल अलग अलग श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की आवृत्ति के आधार पर यानी कि किसी वस्तु का कितना उपयोग है, बार बार हमें उपयोग करना है या कभी कभार उपयोग करना है, उसके आधार पर भी हम सामग्रियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि रोजाना उपयोग होने वाली चीजें आसानी से पहुंचने वाली जगह पर हो और अन्य सामग्री ऊपरी शेल्फ पर रखी जा सकती है। इससे सामग्री आसानी से मिल जाती है और रसोई घर भी सुव्यवस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जो कभी कभार यूज में आता है, जैसे मान लीजिए इडली के बर्तन हैं, तो आपकी मम्मी क्या करती होंगी, उसको सबसे ऊपर वाली स्लैब पे रखती होगी क्योंकि हम रोज रोज इडली नहीं बनाते हैं। तो और जैसे रोटी सब्जी आमतौर पे बनती है लगभग डेली, तो उससे संबंधित सामान हम नीचे रखते हैं। आटा है, बेलन है, चकला है, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी आवश्यकता के आधार पर उनको अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उसके साथ गुणा करें यानी कि मैच करें। अब ये स्तंभ 1 में है वह, यह, द्र, ये तो कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं होता है। अब ये जंबल करके दिया हुआ है। जैसे अब इसको सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, ये आगे करते जैवद्र या द्रव्य, द्रव्य। तो ये द्रव्य शब्द होता है जो कि लिक्विड स्टेट के लिए होता है। कोई भी पदार्थ है वो तरल अवस्था में है, उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही लसी गुणल, इसको सीधा करेंगे घुलनशील है, घुलनशील, ठीक है। और रपारशीद, इसको सीधा करेंगे तो पारदर्शी, पारदर्शी। और यतिमधु यानी धूति में, धूति में। अब इनको इनसे मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, देखिए हमने यद्र को सीधा करके कर दिया द्रव्य और ये घुलनशील बन गया हमारा और पारदर्शी और चमकदार। तो जो हमारा द्रव्य है वो क्या करता है, स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसे हमने मिला दिया। घुलनशील यानी जो पानी में या जल में पूरी तरह घुल जाता है वो घुलनशील हो गया। उसके बाद पारदर्शी, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और चमकदार यानी जो चमकते हैं, चमकदार सतह होती है वो चमकदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए। आपने देखा होगा घर में रसोई के अंदर जो सामान रखे होते हैं, चीनी, चाय पत्ती या मसाले, वो आपकी मम्मी पारदर्शी जो पात्र होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं उनमें रखती है आमतौर पे। क्यों,
ताकि बाहर से ही दिखाई दे जाए इसके अंदर क्या है। सभी डिब्बों को खोल खोल के ना देखना पड़े उनकी, ताकि आसानी से पहचान हो सके, इसलिए उनको पारदर्शी पात्रों में रखा जाता है। ऐसे ही दुकानों के अंदर टॉफी, चॉकलेट, जो भी बच्चों के खाने पीने का सामान होता है या बिस्किट है, वो काउंटर पर सबसे आगे रखते हैं और वो शीशे के या प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बर्तनों में, डब्बों में रखते हैं, ताकि बच्चों को दूर से दिखाई दे और बच्चे उनको पहचान करके बिना डब्बा खोले ही उन्हें दुकानदार से मांग सके, और दुकानदार भी आसानी से उनको वही डब्बा खोल करके आसानी से सामान पकड़ा सके। इसलिए इन्हें पारदर्शी पात्रों में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखिए। अब है लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। लकड़ी पारभासी, पारभासी पदार्थ क्या होते हैं? जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, लेकिन लकड़ी के आर पार तो धुंधला नहीं दिखता। जबकि कांच क्या है? अपारदर्शी। कांच तो अपारदर्शी नहीं है, कांच तो पारदर्शी होता है, यानी यहाँ गलत है। क्या गलत है? कि लकड़ी कैसी होती है? अपारदर्शी। ठीक है, यहाँ पे पारभाषिक जगह आ जाएगा अपारदर्शी, और कांच क्या है? पारदर्शी। तो अपारदर्शी की जगह लिख देंगे पारदर्शी, ये आ गया। फिर एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। हाँ, ये सही है। एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना लपेटते हैं, वो कैसी होती है? चमकदार, चमकती है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। जबकि रबड़ में नहीं। हाँ, रबड़ में नहीं होती है क्योंकि वो एक अधातु है। ठीक है, तो ये सही है। अगला है गै। चीनी जल में घुल जाती है। हाँ, बिल्कुल घुल जाती है, जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता। हाँ, नहीं घुलता लकड़ी का बुरादा, वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है। तो ये सही है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है, ये गलत है। सेब एक द्रव्य है, हाँ सही है, क्योंकि यह स्थान घेरता है। कोई नहीं स्थान की जगह आ जाएगा, यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान है। कोई भी पदार्थ है जो स्थान घेरता है उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर, इनसे बनी कुर्सियां देखते हैं। आपने देखा होगा, लकड़ी की कुर्सी भी देखी होगी, लोहे की भी, प्लास्टिक की भी, बांस की भी, और सीमेंट की भी, और पत्थर की भी। तो कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित है कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए उस सामग्री में, उस पदार्थ में। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती है? तो देखिए, पहला है कठोरता। क्यों कठोरता क्यों होनी चाहिए? कोई भी सामग्री जिससे हमें कुर्सी बनानी हो, कठोर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती हिलती नहीं है। ये नहीं कि कुछ वर्षों तक यूज करने के बाद वो मुड़ जाए, इसलिए वो कठोर होनी चाहिए। हल्का भार, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि हमसे उठ ही ना पाए। अगर यदि हमें उसको उसका स्थान बदलना पड़े तो वो उठ ही ना पाए, या उसके लिए 10-20 आदमी लगाने पड़े। तो इतनी हल्की होनी चाहिए कि एक या दो व्यक्ति ही उसको आसानी से उठा सके। तीसरा, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती। हाँ, जैसे लोहा है, लोहे की कुर्सी होती है, वो सर्दियों में ठंडी हो जाती है, या पत्थर की कुर्सी होती है वो भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। अगर यदि बाहर, घर से बाहर रख देते हैं तो ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, और इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता। ऐसी भी होनी चाहिए कि आप उसको आसानी से साफ कर सके, वो ज्यादा गंदगी ना पकड़े, और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखाई दे, और खूब यूज करने के बाद भी है चमकदार हो, आसानी साफ हो जाए। अब तो देखिए, अगर यदि हमें कठोर और लंबे समय तक बिना मुड़ने वाली चाहिए तो क्या होनी चाहिए? या तो लकड़ी की होनी चाहिए, या लोहे की होनी चाहिए, या सीमेंट या पत्थर की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यदि हमें हल्का भार यानी हल्की कुर्सी चाहिए तो हल्का क्या होता है? प्लास्टिक होती है, और क्या होता है? बांस होता है हल्का, या लकड़ी होती है। तो लकड़ी,
प्लास्टिक और बांस, इनकी बनी कुर्सियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कि सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी ना हो। अगर यदि हमें ज़्यादा ठंडी कुर्सी नहीं चाहिए सर्दियों के लिए, तो हमें या तो बांस की कुर्सी बनवानी होगी या प्लास्टिक, क्योंकि लोहे की भी ठंडी हो जाती है सर्दियों में, और सीमेंट की भी हो जाती है और पत्थर की भी हो जाती है। लेकिन लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, नहीं प्लास्टिक की और ना ही बांस की। ठीक है। और चौथा है कि इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके और लंबे समय तक उपयोग के बाद में नई जैसे यानी चमक हो रही है उसके अंदर। तो चमक किसमें रहेगा? जो कुर्सी होगी वो या तो प्लास्टिक की कुर्सी चमकेगी लंबे समय तक, या जो लोहे से बनी होगी या स्टील से बनी होगी। आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल में और कई रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे स्टील की कुर्सियां भी होती हैं। ठीक है। और वो बहुत चमकदार रहती हैं और आसानी से साफ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें स्टील ऑप्शन नहीं दिया, हमें लोहा दिया गया है। तो लोहा और प्लास्टिक, इनकी कुर्सियां चमकदार भी होती है और लंबे समय तक चलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, आपको खाद्य अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों यानी बेकार पदार्थ के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? यानी आपने ये सामान रखने हैं, तो आपको कैसे पात्र चाहिए, कैसे मटेरियल के, सामग्री के, और आपको सामग्री के किन गुणों के आधार पर विचार करेंगे आप? तो खाद्य अपशिष्ट के लिए प्लास्टिक या धातु का पात्र चुने जो अपारदर्शी हो ताकि बदबू और संक्रमण न फैले। वो प्लास्टिक का होना चाहिए ताकि वो खराब ना हो और अन्य वस्तुओं को भी खराब न करे। दूसरा, अपारदर्शी हो ताकि देखने पर बुरा ना लगे, भद्दा ना लगे, क्योंकि हम उसमें टूटा फूटा सामान डाल रहे हैं। और संक्रमण भी ना फैले ताकि और बीमारियां ना फैले, इसलिए वो ढका होना भी चाहिए। फिर टूटा हुआ कांच डालने के लिए, अब ये जो खाने के सामान है, क्योंकि ये सड़ने पर बदबू आने लगती है, तो इसलिए ढका होना चाहिए वो। और टूटा हुआ कांच के लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए मजबूत प्लास्टिक या धातु का पात्र होना चाहिए ताकि कांच के टुकड़े बाहर ना निकले। अगर यदि आपने किसी हल्के पतले पदार्थ के पात्र बना दिए, तो वह उसमें से कांच क्योंकि पहना होता है और वो उसको काट के बाहर निकल सकता है, तो इसलिए मजबूत होने चाहिए और किसी की को चोट न पहुंचे, ऐसे होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा है रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए। अब रद्दी कागज है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो हल्का होना चाहिए उसके पात्र, और बड़े आकार का पात्र चुने, क्योंकि कागज में वजन ज्यादा नहीं होता है, तो हम ज्यादा उसके अंदर रद्दी इकट्ठी कर सकते हैं और उसमें वजन कम होता है। जैसे कि प्लास्टिक का बड़ा बैग, या तो कोई प्लास्टिक का बैग ले ले, क्योंकि कागज से प्लास्टिक का बैग को कोई नुकसान नहीं होगा, फटेगा भी नहीं और हल्का भी होता है, जो हल्का हो और जिसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है। अब इसने पूछा है आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए। तो सामग्रियों के चयन के लिए विचार किए जाने वाले गुण क्या क्या है कि सामग्री की मजबूती, की वो चीज कितनी मजबूत है, कितना वजन झेल सकती है। फिर वजन, उसका ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो डस्टबिन में इतना वजन हो जाए कि खाली डस्टबिन का वजन ही बहुत ज्यादा है, हमें उठाने में दिक्कत हो, या उसमें फिर हम ज्यादा कचरा डाल ना पाए। और उसका आकार ज्यादा बड़ा आकार भी ना होना चाहिए ताकि हमसे उठे ही ना। और पुनः उपयोग की क्षमता, कि वो दोबारा यूज किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर यदि हम हर बार नया पदार्थ इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आगे चल के कचरा फैलाएगा, तो फिर हमें उसको भी और हमारे लिए महंगा भी पड़ेगा। तो रीयूजेबल होना चाहिए, यानी ताकि उसको हम दोबारा से यूज कर सकें। अब अगला है हमारे चारों ओर वायु है लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। हम आप देखते अपने आसपास वायु है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। हाँ बिल्कुल, दरवाजा बंद है तो हम अंदर के व्यक्ति को नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु डैश है,
तो वायु कैसी है? पारदर्शी है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। और लकड़ी का दरवाजा क्या है? अपारदर्शी, तभी तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। तो देखिए वायु क्या है? पारदर्शी, तो पहले ऑप्शन में पारदर्शी आ गया ये। फिर पारदर्शी अब घय में भी है। अब सेकंड ऑप्शन में लकड़ी का दरवाजा क्या है? अपारदर्शी, तो दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? अपारदर्शी। तो इसके अंदर क्या भाग में पारदर्शी और अपारदर्शी ये दोनों ऑप्शन फिट बैठते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या भाग होगा? तो क्या भाग पे टिक लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री है, यानी ऐसी सामग्री है जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, और कै और ख उनको आपने नाम दे दिया। जब आप सामग्री कै को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है, यानी जो पहली सामग्री है वो बहुत कठोर है और आसानी से आकार नहीं बदलती। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। जो दूसरी सामग्री है वो आसानी से दब जाती है। अब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं, दोनों को आपने पानी में डाल दिया तो केवल सामग्री कै पूरी तरह से घुल जाती है। तो पहली सामग्री पूरी तरह से घुल गई, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है, यानी ख सामग्री जो दूसरी सामग्री थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी पड़ी रहती है, वो घुलती नहीं है पानी के अंदर। तो सामग्री कै क्या हो सकती है, और क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि सामग्री कै कठोर है या नरम, और सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की बातें करें। देखिए सामग्री क्या कठोर है मालूम है हमें, लेकिन वो जल में घुलनशील है। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो नमक हो सकता है या चीनी हो सकती है। फिर सामग्री ख नरम है और जल में अघुलनशील है, यानी ऐसी चीज आपने ढूंढनी है जो नरम भी हो और पानी में घुले नहीं। तो मिट्टी भी हो सकती है, मिट्टी नहीं घुलती पानी के अंदर, या रबड़। रबड़ को आप दबाएंगे बिल्कुल दब जाएगी, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। आपकी जो इरेजर है वो भी सॉफ्ट होती है, दब जाती है, लेकिन पानी में डालो तो घुलती नहीं है, तो रबड़ भी हो सकती है। तो सामग्री क्या है? जल में घुलनशील है, घुल जाती है, जो इसकी घुलनशीलता को दर्शाता है। जबकि सामग्री है जल में अघुलनशील है, जो इसे अपरिवर्तित छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कौन हूं? अब ये देखो पहेली आ गई, अभी इसमें आप थोड़ा एंटरटेन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं कौन हूं दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। मैं चमकदार हूं। अब आप किसी एक चमकदार चीज का नाम बता सकते हैं, स्टील, चांदी, ठीक है। जरूरी नहीं है आप यही ऑप्शन दे, कोई और भी बता सकते हैं, लेकिन वो इनसे मेल खाने चाहिए। दूसरा, मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। तो वो क्या होती है? रबर। रबर को आसानी से दबा सकते हैं हम, है ना। आप यहाँ रबर की जगह स्पंज भी लिख सकते हैं। जो स्पंज होता है ना, जो गद्दे में होता है फोम, वो भी लिख सकते हैं, वो भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ, यानी मैं हार्ड हूँ लेकिन पानी में घुल जाती हूँ। या तो नमक या चीनी, कोई सब लिख दो, तो चीनी लिख दिया हमने। फिर आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। अब जिस चीज के आर पार नहीं देख सकते वो क्या होती है? अपारदर्शी। तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु का नाम लिख सकते हैं आप, दीवार, दरवाजा, प्लाई बोर्ड, ठीक है, बुक, कोई कोई भी लिख सकते हैं आप इसमें, या इसमें आपको आजादी है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। और पांचवा है, मुझ में द्रव्यमान और आयतन है, यानी उसका वजन भी है और आयतन भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते, यानी मैं दिखता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर वजन भी है और मैं जगह भी घेरता हूं। तो कौन है? हवा, वायु। वायु को हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास चारों तरफ वायु है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वायु है, गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हवा, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आप अपने हाथ को ऐसे करिए, आपके हाथ को कुछ
महसूस होगा, फील होगा। तो ये क्या है? ये हवा है जो आपके हाथ को टच हो रही है, बार बार आपको स्पर्श का एहसास करा रही है। तो ये वायु है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन इसका द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। ठीक है, नेक्स्ट। आप स्वयं एक पहेली बनाए, मैं कौन हूं। तो देखिए, आप इसमें अपनी ओर से कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैं पारदर्शी हूं, आप किसी भी एक पारदर्शी वस्तु का नाम बता सकते हैं, जैसे कांच है, पानी है, आइस है। ठीक है, ये इसको उदाहरण हो जाएगा। फिर मैं तरल हूं, यानी कि बहने वाली चीज हूं, कोई भी एक बहने वाली चीज, दूध, तेल, पानी लिख सकते हो। मैं जल से हल्का हो सकता हूं। अब पानी से हल्का क्या है? तेल। तेल को पानी में डालो तो पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगता है। मुझे पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो पीने के लिए उपयोग क्या करते हैं हम? या तो दूध करते हैं या पानी करते हैं। ठीक है, तो पानी या तेल आ जाएगा। मैं रंगहीन हूं, तो मेरा कोई रंग नहीं है। अब ऐसी क्या चीज जिसका रंग नहीं है? पानी। पानी का कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऐसे आप और भी ढेर सारी पहेलियां बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अग्निलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं: सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़े ऐसे बनाए जहां एक सामग्री दूसरी में अघुलनशील हो। ठीक है, यानी कि आपको दो दो जोड़े बनाने हैं, दो घुलनशील चीजों के, दो अघुलनशील को। तो जो घुल जाती है आपस में, तो क्या देखो, सिरका और पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? घुल जाएंगे दोनों, पता ही नहीं चलेगा कि ये पानी है कि सिरका है। हाँ, उसकी खुशबू थोड़ी हो जाएगी, उसका टेस्ट आ जाएगा सिरके का उस पानी के अंदर। तो सिरका और जल। फिर दूसरा, ग्लूकोज और जल। ग्लूकोज होता है, जैसे ग्लूकोन डी है, आपने पिया होगा कभी। आपको थकान महसूस हो रही हो तो आपने ग्लूकोन डी मिला के पिया होगा, आपकी मम्मी ने दिया होगा पानी के अंदर मिला करके। तो ग्लूकोज और जल ये आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी दो घुलनशील। आप जल और शहद भी ले सकते हैं। ठीक है, जल में शहद घुल जाता है आसानी से, तो ये घुलनशील हो गया। एक जोड़ा और भी बना सकते हैं आप, तीसरा। अब अघुलनशील जोड़, जो आपस में घुले नहीं। तो क्या क्या आपस में घुलता नहीं है? जैसे गेहूं का आटा और जल। गेहूं का आटा और जल आपस में मिलाएंगे तो मिलेंगे नहीं, आटा अलग रहेगा, गेहूं अलग रहेगा। ठीक है, एक जोड़ा तो आपका ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? सरसों का तेल और पानी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि तेल और पानी को मिलाएंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे। तो जल और सरसों का तेल, ये दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं है, इसलिए हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो ये अघुलनशील जोड़ा हो गया। क्या क्या? सरसों का तेल और जल तथा गेहूं का आटा और जल। और घुलनशील हो गया सिरका और जल, और ग्लूकोज और जल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।